बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी ये वाली मेडिकल वीडियो जो है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बेसिकली जो एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें आप अपने और दूसरों के बारे में सोचने और महसूस करने की जो है ना जो आपका अंदाज़ होता है उसको मुतासर करता है। इससे आपकी जो डेली रूटीन की ज़िंदगी में जो है काम करने में मुश्किल पेश आ सकती है। और फिर ये कि आपके जो फिर सेल्फ इमेज के मसाइल हो जाते हैं और जो है आप अपने जज्बात और रवैयों को जो है ना संभालने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा फिर आपके गैर मुस्तहकम तल्लुकात हो सकते हैं दूसरों से। और इसमें फिर ये भी होता है कि आपको जो है ना एक बहुत एक खौफ होता है कि आपको दूसरे लोग छोड़ देंगे। ठीक है। और फिर ज़ाहिर है आपको तनहा रहने में मुश्किल बहुत ज़्यादा पेश आ सकती है। इन सब के बावजूद जो है ना आपके अंदर नामुनासिब गुस्सा आ सकता है और जज्बातीपन आ सकता है और बार बार आपके मूड में तब्दीलियाँ जो आती हैं इससे दूसरे लोग दूर होते हैं। हालांकि आपके अंदर जो एक तरह के मोहब्बत भरे और देरपा तल्लुकात आप रखना चाहते हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक है तो मैं कोशिश करूँगा कि दरिया को कूदे में बंद करके आपको जो है ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स समझने के लिए बता दूँ। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये कि ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है आम तौर पे ये अर्ली मतलब जवानी में आपके स्टार्ट होता है। और जब ये स्टार्ट होता है तो उसी वक्त ये ज़्यादा एक तरह का जो ना बहुत ज़्यादा मतलब शदीद इसकी जो सिम्टम होती हैं। और फिर जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो ये जो ना इसकी जो ना ये मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट आनी शुरू हो जाती है, मतलब बंदा बेहतर फील करता है। तो इसमें यह है कि अगर आपको इस तरह की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी तो आप कोई अपने आप को डिस्करेज ना करें और ज़रूर हेल्प लें। अच्छा, अब मैं इसकी जो है ना तफ़सील से मैं इसकी अलामात बता देता हूँ कि क्या क्या आपको इसमें होता है। इसमें ये बेसिकली ये ना कि आप जो अपने बारे में फ़ील करते हैं या दूसरों के बारे में फ़ील करते हैं उस पे जो है ना ये सारा जो है ना उसकी जो है ना उस पे असरअंदाज होता है आपका बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। यानी कि आपका जो दूसरों के साथ बर्ताव है या रवैया है उस पे ये सारी जो है ना ये वाला डिसऑर्डर जो है ना असर करता है। इसमें जो साइन सिम्टम जो होते हैं उसमें ये कि एक तो ये कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर खौफ होता है कि आपको लोग जो है ना वो छोड़ देंगे, मतलब कोई रिश्ता आप जिसमें रिलेशनशिप में है तो वो जो है ना आपको बहुत एक अंदर खौफ होता है कि बंदा मुझे छोड़ ना दे। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है ना वो स्टेप्स लेते हैं। मतलब ये कि आपको वो बंदा ना छोड़े। इवन अगर वो नहीं भी छोड़ना चाहता तो आप फील करते हैं कि आपको हो सकता है छोड़ दे। या इवन अगर रियल सिचुएशन में भी वो छोड़ दे, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि वो बंदा छोड़ना चाहे तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत जो है ना एक्सट्रीम किस्म के स्टेप लेते हैं ताकि आपकी सेपरेशन या रिजेक्शन ना हो। ठीक है। इसके अलावा आपके ज़िंदगी में एक ऐसे पैटर्न आ सकता है कि आपकी जो 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 आपकी इंटेंस रिलेशनशिप है उसमें मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये है कि एक जिस बंदे के साथ आपका एक तल्लक है, करीबी तल्लक है, तो उसको एक लम्हे आप उसको बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं कि ये उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। और फिर अगले ही लम्हे जो है ना आप को ये फील होता है कि ये बंदा तो बहुत ज़ालिम है और जो है ना बिल्कुल इसका मेरे लिए कुछ वो है ही नहीं है, मतलब ख्याल ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी जो एक अपनी जो सेल्फ आइडेंटिटी में जो है ना बहुत जल्दी जल्दी वो चेंजेस आ सकती हैं। मतलब ये कि आपका जो आपके जो वैल्यूज़ हैं या आपके जो गोल्स हैं, ठीक है, उसमें जो है ना उस आपका जो अपना एक तरह का इमेज बना होता है उसमें वो चेंजेस आती हैं और आप अपने आप के बारे में महसूस कर सकते हैं कि आप बहुत बुरे इंसान हैं। ठीक है। या आपकी कोई वो इस तरह की वो मतलब एक तरह की औकात ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा फिर आपको जो है ना एक तरह के ये समझ लें कि पागलपन के एक जस्ट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसमें एक तरह की बहुत ज़्यादा ना आप पागलों की तरह एक तरह का वो हरकतें करते हैं। ठीक है। और आपका रियलिटी से कांटेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है।
जो आपका मतलब जो है चंद मिनट से चंद घंटे तक रह सकता है। ठीक है। फिर यह कि जो इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर का लोग शिकार होते हैं, उनका जो बड़ा रिस्क टेकिंग बिहेवियर होता है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। यानी मिसाल के तौर पे वो अपने आप को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं जो बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जुआ खेलना शुरू हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक यानी रेकलेस ड्राइविंग स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है जिससे। फिर अनसेफ सेक्स कर सकते हैं। फिर जो ना एकदम मतलब ऐसे वो करेंगे कि जी पैसे उड़ा देंगे जितने भी उनके पास हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं इस तरह। फिर ड्रग अब्यूज़ में पड़ सकते हैं। ठीक है। और जो है ना एकदम से अपना बगैर किसी वजह से जॉब छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप उनके साथ किसी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी है उसको एकदम से ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा फिर इन लोगों के अंदर जो है ना सुइसाइडल मतलब खुदकुशी करने का तो जो है ना वो होता है, थ्रेट होता है। ठीक है। और या फिर ये कभी कभी अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ख़ास तौर पे जब उनको ये खौफ हो कि कोई मतलब उनसे वो अलहदा होने वाला है। ठीक है। इसके अलावा फिर इन लोगों में बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होती हैं। ठीक है। यानी कि जो है ना एकदम से वो खुश भी हो सकते हैं, और फिर ये कि एकदम से वो जो है ना वो मतलब परेशान भी हो सकते हैं। और ये जो ऐसी जो मतलब एक्सट्रीम किस्म की मूड स्विंग है वो चंद घंटों से चंद दिनों तक रह सकती हैं। इसके अलावा उनके अंदर एक बल्कि खालीपन की एक फीलिंग होती है। ठीक है, अपने आप पर्सनैलिटी में। इसके अलावा फिर उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, मतलब बहुत लूज़ टेम्पर के लोग हो सकते हैं ये। ठीक है। और बहुत ज़्यादा दूसरों पे तनकीद कर सकते हैं। इवन मतलब यह है कि वो फिज़िकली दूसरों से फाइट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर तो इस तरह की जो आपको अंदर हो पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, तो आप ज़रूर डॉक्टर से रब्ता करें। इसमें कोई वो परेशानी की बात नहीं है, कोई शर्माने की बात भी नहीं है। ये काफ़ी मतलब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो और फिर ये कि जब कोई किसी बंदे को सुसाइडल थाट्स हों, खुदकुशी वाला, तो ये तो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। तो फिर तो फौरी तौर पे अपना लोकल इमरजेंसी नंबर डायल करें, या फिर घर में आप समझते हैं कि किसी बंदे को इस तरह का बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और उसको खुदकुशी की इस तरह की जो वो बहुत ज़्यादा वो हो रही है दिल में कि मैं मारी जाऊँ तो अच्छा है, और इस तरह की जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा फीलिंग हो जाए, तो ज़रूर इमरजेंसी में रब्ता करें, क्योंकि ये जो है ना ये फिर ख़तरनाक हो सकता है। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि किन वजूहत से ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। इसमें ये जैसे कि कई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हैं, जिनकी कोई ख़ास कॉज नहीं पता चलती, तो इसकी भी कोई इस तरह की नहीं बहुत कंप्लीट उसकी मतलब अंडरस्टूड कॉज नहीं है कि इसी वजह से होता है। मतलब इसके अलावा मतलब कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके बचपन में कोई बहुत आपके साथ कोई ज़्यादती हुई है, चाइल्ड अब्यूज़ का केस है, या नेगलेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो ये उनके साथ एसोसिएटेड हो सकता है। फिर ये कि जेनेटिक्स में भी इसका रोल है। ये मतलब ये कि जो कुछ स्टडीज़ हुई हैं ट्विंस की और फैमिलीज़ में, कि ये जो ना इनहेरिटेड हो सकता है, और जो ना और फिर मेंटल डिसऑर्डर के साथ ये इसका लिंक हो सकता है फैमिली मेम्बर के साथ। फिर यह है कि ब्रेन एबनॉर्मलिटीज़, मतलब उसमें केमिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं ब्रेन के, जो 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 मतलब आपकी जो ब्रेन के एरिया जो इमोशन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। इम्पल्सिविटी, और जो बहुत ज़्यादा आपकी जो गुस्से की वो फीलिंग को कंट्रोल करते हैं, उनमें ये समझने के जो ब्रेन केमिकल्स हैं उसमें वो एबनॉर्मलिटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जो एक हार्मोन है सेरोटोनिन, तो वो जो है जो जो मूड को रेगुलेट करता है, वो उसका फंक्शन ख़राब हो सकता है। अब मैं इसके रिस्क फैक्टर बताता हूँ कि किन मतलब कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ज़्यादा इसका चांस होता है। उसमें यह है कि तो जैसे मैंने कॉजेज़ में बताया था कि हेरिटरी मतलब रीज़न हो सकती हैं। आप क्लोज रिलेटिव मिसाल के तौर पे आपकी जो वालदा या फादर को आप या आपके बहन भाइयों को इस तरह का प्रॉब्लम रहा है, तो आपको भी ज़्यादा चांस है। फिर आपका अगर बचपन बहुत स्ट्रेसफुल गुजरा है, मतलब आपको कोई फिज़िकल अब्यूज़ से मतलब फिज़िकल अब्यूज़ हुई है या सेक्सुअल अब्यूज़ हुए हैं आपके बचपन में। ठीक है। तो या फिर आपका मतलब पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई थी। ठीक है। या आपके पेरेंट्स की वो अपब्रिंगिंग में कोई मतलब ऐसी मिसाल के तौर पे आपके पेरेंट्स को सब्सटेंस मिसयूज़ करते हो,
तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप पे असरअंदाज हो सकती हैं। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ कि क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। इसमें ज़ाहिर है कि आपके काफ़ी जो एरियाज़ जो लाइफ के होते हैं उसको डैमेज कर सकता है, और आपके जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स ख़राब हो सकते हैं, आपका जॉब पे असर पड़ सकता है, सोशल एक्टिविटीज़ पे असर पड़ सकता है। इसमें मतलब आपको जॉब से निकाला जा सकता है, और जो है ना आप ख़ुद भी जॉब कई बार चेंज कर लेते हैं। फिर एजुकेशन कई लोगों की इनमें कंप्लीट नहीं होती, कई तरह के लीगल इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। फिर आपके रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता है, मैरिटल स्ट्रेस आ सकता है, इवन ब्रेकअप हो सकते हैं। फिर सेल्फ इंजरी जो है ना, मतलब जैसे मिसाल के अपने आप को कट लगा लिए, बर्निंग और इस तरह की जो है ना वजह से आप बार बार अस्पताल जा सकते हैं। आप अब्यूसिव रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं। आपकी जो प्रेगनेंसी अनप्लान्ड हो सकती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का ज़्यादा चांस है। फिर जैसे मैंने बताया ना, रेकलेस ड्राइविंग करते हैं ऐसे लोग, तो गाड़ियों के एक्सीडेंट कर सकते हैं, फिज़िकल फाइट्स होती हैं दूसरों के साथ। फिर यह कि सुइसाइड वो अटैम्प्ट कर सकते हैं या इवन कंप्लीट भी कर जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके साथ वो इस ऐसे लोगों के साथ कुछ और डिसऑर्डर भी एसोसिएट हो सकते हैं, जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मिसाल के तौर पे डिप्रेशन का डिसऑर्डर हो सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, ईटिंग या बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आप इन लोगों को ज़्यादा हो सकता है। फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज़ ADHD का चांस होता है। इसके अलावा और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपके साथ वो हो सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जब पेशेंट ये ऐसे हमारे पास आते हैं तो हम इनको डायग्नोज कैसे करते हैं। तो ये तो ज़ाहिर है, ये एक बड़ा एक लेंथी इंटरव्यू होता है डॉक्टर का पेशेंट के साथ, साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन होती है, मेडिकल हिस्ट्री एग्ज़ाम करते हैं हम, ठीक है, और मतलब पूरा उसकी साइन सिम्टम डिस्कस करते हैं। और ये जो इसका जो डायग्नोसिस आमतौर पर अडल्ट्स में ही होता है, मतलब ये बच्चों या टीनेजर में हम इस तरह इसलिए नहीं कहते क्योंकि कुछ जो बच्चों में, टीनेजर में कुछ एग्रेसिव साइन होते हैं ना, तो वो बेसिकली वो उनके उम्र के हिसाब से होते हैं, तो जो आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं, तो मतलब ये अडल्ट में एक तरह का डायग्नोज करते हैं। अच्छा, फिर अब आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। इसमें यह कि बेसिकली जो इसकी ट्रीटमेंट वो साइकोथेरेपी है, मतलब मेडिसिन का यूज़ हो सकता है लेकिन मतलब कम ही यूज़ होता है। फिर यह कि अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी का रिस्क है तो फिर आपको अस्पताल में भी दाखिल कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में इसमें यह है कि आप वो स्किल्स एक तरह की लर्न करते हैं कि आप जो आपकी कंडीशन के साथ कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और इसमें यह कि आपको ये भी ज़रूरी है कि अगर आप कोई और इसके साथ डिसऑर्डर लगा हुआ है तो उसकी भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना पहले कि ऐसे लोगों को और पर्सनालिटी डिसऑर्डर या और मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। अब थोड़ा मैं साइकोथेरेपी का बता देता हूँ। साइकोथेरेपी बेसिकली, जिसको टॉक थेरेपी भी कहते हैं, बेसिकली एक फंडामेंटल ट्रीटमेंट अप्रोच है, मतलब बेसिक, मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की यही ज़्यादा ट्रीटमेंट है। मतलब आपकी जो एक तरह के हम वो जो ट्रीटमेंट के गोल्स जो है ना उसमें वो अचीव करने होते हैं कि आपकी जो आपकी जो फंक्शन करने की जो एक तरह की एबिलिटी वो सही हो जाए, ठीक है। फिर ये कि आपके हम इमोशंस को मैनेज करने का सिखाते हैं, जो आपको मतलब अनकंफर्टेबल फीलिंग्स देते हैं। फिर आपकी जो अंदर इम्पल्सिवनेस होती है उसको रिड्यूस करते हैं। मतलब ये कि जैसा कि हम ये बता सकते हैं कि आप अपनी फीलिंग को ऑब्ज़र्व करें, ना कि उस पर अमल करना शुरू कर दें। फिर यह कि हम आपको बताते हैं कि अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो साइकोथेरेपी जो होती है उसमें उसमें कुछ टाइप्स हैं जो उसमें बता देता हूँ थोड़ी थोड़ी। पहले तो आती है डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, DBT, ठीक है। ये बेसिकली DBT में हम क्या करते हैं कि एक तरह का ग्रुप सेशन हो सकते हैं या इंडिविजुअल थेरेपी सेशन होते हैं, जो मतलब स्पेसिफिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए हम वो करते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो आपको एक तरह की स्किल्ड बेस्ड अप्रोच करते हैं कि मतलब आप अपने जो इमोशंस को कैसे मैनेज करें, ये मतलब आप अपने जो अंदर आपका डिस्ट्रेस है वो कैसे जो है ना उसको मतलब टॉलरेट करें, और अपने रिलेशनशिप्स कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है एक स्कीमा थेरेपी, वो फोकस थेरेपी होती है इसमें।
ये भी इंडिविजुअली मतलब इनफरादी तौर पे भी या ग्रुप में भी की जा सकती है। इसमें यह कि आपकी जो अपनी जो एक तरह की जो आपकी जो ज़रूरियात पूरी नहीं है उसकी हम निशानदेही करने में हम मदद दे सकते हैं, जिसकी वजह से मतलब ऐसी ज़रूरियात जिसकी वजह से ज़िंदगी के आपके अंदर मनफी पहलू पैदा हुए हैं, जो मतलब किसी टाइम पे आपके लिए एक तरह के बका के लिए मददगार थे, लेकिन यह कि जब आप एक तरह के बालग होते हैं तो जो है ना ये जो है ना आपकी ज़िंदगी में के बहुत से शोबों में नुकसानदेह साबित होते हैं। तो ये जो थेरेपी होती थी स्कीमा थेरेपी बेसिकली आपकी जो वो पॉजिटिव पहलू जो ज़िंदगी के जो है ना उसको फ़रोग देते हैं हम, ठीक है, ताकि अपनी जो आपके अंदर जो ज़रूरियात हैं उसको हम आप सेहतमंद तरीके से जो है ना पूरा करें और फिर इसमें जो है ना आपकी एक तरह की मदद हो सके, ठीक है। तो ये होगी स्कीमा थेरेपी। अब आगे इसके लिए आ जाते हैं कि एक और आ जाती है मेंटलाइजेशन बेस्ड थेरेपी, MBT। ये भी एक टॉक थेरेपी की किस्म है, जिसमें आपको जो ना आप अपने आपके थॉट्स को हम वो जो आपके थॉट्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और जो है ना आपकी फीलिंग्स को, और मतलब ये ना कि उसमें आपके थॉट्स और फीलिंग को एक तरह का वो जो भी आपके जहन में आ रहे हैं उसका एक तरह का ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे किसी आप ऐसी सिचुएशन में नेगेटिव हैं आपके थॉट्स फीलिंग की वजह से, तो हम उसका एक तरह का दूसरा वो जो है ना उसका ऑल्टरनेट उसका मतलब मुतबादल सोल्यूशन आपको देते हैं BT में। यानी कि ये समझ लें कि आप जो मतलब अपने अपने किसी चीज़ से रिएक्ट करने के बजाय आप पहले सोचें, मतलब थिंक बिफोर यू स्पीक वाला जो मुहावरा इसमें आ जाता है, ये समझ लें MBT में, ठीक है। फिर एक और थेरेपी होती है जिसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रेनिंग फॉर इमोशनल प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेप्स जो है ना इसकी एब्रीवेशन है। ये बेसिकली 20 हफ्ते की ट्रीटमेंट है, जिसमें यह कि एक तरह के ग्रुप्स में वो एक तरह की वो वर्क करते हैं, मतलब जिसमें आपके फैमिली मेम्बर शामिल हो सकते हैं, केयर गिवर, फ्रेंड्स, और जो है ना कुछ और आपकी ज़िंदगी में इंपॉर्टेंट लोग शामिल होते हैं। तो मतलब ये कि ये कि एक तरह की आपको सारे जो भी आपके जो एरियाज़ में कुछ आपकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो उन सारों को लोगों को इकट्ठा करके आपकी दी जाती है। फिर मतलब ये कि ये स्टेप्स जो है ना वो दूसरी जो पहले मैंने साइकोथेरेपी बताई है उसके साथ साथ ये भी यूज़ हो सकती है। फिर एक और आ जाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफरेंस फोकस साइकोथेरेपी, TFP। इसको हम साइकोडायनामिक साइकोथेरेपी भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, और आपकी जो एक तरह का डॉक्टर पेशेंट का एक जो रिलेशनशिप बन जाता है, ठीक है। उसमें फिर आपकी जो आपकी इंटरपर्सनल डिफ़िकल्टीज़ को हम सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब आपकी जो है ऑन गोइंग सिचुएशन को जो है ना उस पर जो वो अप्लाई करने के लिए इंसाइट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली एक साइकेट्रिक जो है ना एक तरह की मैनेजमेंट होती है आपके सारा जो है ना इस प्रोसेस में, और जो आपकी ज़िंदगी में इमोशनल आपकी जो डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं, ठीक है, वो और आपकी फीलिंग में जो चेंज हुआ है उसके सारे एक तरह का इकट्ठा करके वो हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें ज़ाहिर है मेडिसिन का भी मेडिसिन भी दी जा सकती है कुछ केसेस में। एज सच FDA ने तो इसमें कोई एक स्पेसिफिक ड्रग अप्रूव नहीं की हुई है जो है ना बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, लेकिन यह कि कुछ मेडिकेशन आपको जो है ना इसमें हेल्प कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको डिप्रेशन है, जो इम्पल्सिवनेस या मतलब एग्रेशन की फीलिंग जो है, उसमें ज़ाहिर हम एंटी डिप्रेशन दे सकते हैं, एंटी साइकोटिक या मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग जो मैंने अपनी कई वीडियो में बताई हैं वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर यह कि अगर आपको मिसाल के तौर पे आप ख़तरनाक कोई सिचुएशन में जैसे सुइसाइड और इस तरह की सिचुएशन हो आपके साथ, फिर तो आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। तो इसमें यह है कि ये जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में कुछ रिकवरी में कुछ लोगों को काफ़ी टाइम लग सकता है। मतलब ये कि कुछ लोग जल्दी रिकवर कर जाते हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, और फिर जैसे जैसे फिर मतलब ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट उनको दे सकते हैं, मतलब मेडिकेशन भी या फिर साइकोथेरेपी अगर मज़ीद ज़रूरत हो दी जा सकती है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर
कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिला मैं जल्दी जल्दी जवाब दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।